Hello VGI team, how are you all? A warm welcome to all of you to this exciting workshop on day 2, Mastering AI Tools and Agent Mastery, organized by VGI Robotics. So today, day 2 of this conference, I am Chandramani and I am honored to be your host today's this wonderful event organized by VGI Robotics. आज डे 2 के प्रेजेंटर्स हैं. स्टार्ट करते हैं विद डेटा साइंटिस्ट अभिषेक विद देयर टॉपिक ट्रांसफॉर्मर एंड जीपीटी. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अभिषेक टू द स्टेज एंड स्टार्ट टुडेज फर्स्ट प्रेजेंटेशन. सो वेलकम अभिषेक विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. Good morning everyone, I am Abhishek Adhikari, data scientist at VGI. Today I am going to start my topic with transformers and GPTs. First I'll explain what is GPT. GPT stands for Generative Pre-trained GPT stands for Generative Pre-trained Transformer. We in our everyday life we use GPTs for our tasks like write poetry, craft emails, and evidently it can come up with also a joke. So GPT is an example of a transformer. So I'm going to start with what is a transformer. Transformer is something that transforms one sequence into another. It means it translates, if I take example of a sentence, it translates one sequence to another. And first, I'm going to start with transformer. What is transformer? Transformers are revolutionary neural network architecture designed to handle sequential data like text, code, or even music. So transformer is basically a neural network architecture which is handled to design sequential data like text, code, or even music. They are excel at capturing long-range dependency within sequences, outperforming traditional recurrent neural network. अब बेसिकली इसमें क्या होता है, पहले जो ट्रांसफॉर्मर थे, ट्रांसफॉर्मर की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है 2014 से. 2014 से इसमें क्या था कि जो पहले न्यूरल नेटवर्क्स थे वो RNN के बेसिस पे वर्क करते थे. RNN स्टैंड्स फॉर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. RNN में क्या होता था, एक आर्किटेक्चर जो बना होता था ये सीक्वेंस लर्निंग के बेसिस पे बना होता था, सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग के बेसिस पे. अब जब 2018 आया तो इसमें ट्रांसफॉर्मर जब वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ तो ट्रांसफॉर्मर की जो लर्निंग थी वो थी तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग की, बट उसमें क्या था, उसमें दो चीज़ को और इंट्रोड्यूस कराया गया. पहला था attention mechanism and another one is parallel processing. ये जो चीज़ें थी, इन दो चीज़ों ने जो ट्रांसफॉर्मर था इसको RNN से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाया. अब जो ट्रांसफॉर्मर है एक मैकेनिज्म, जो भी मैंने बोला एक मैकेनिज्म है, ये यूज करते हैं अटेंशन मैकेनिज्म. अटेंशन मैकेनिज्म में क्या होता है कि बेसिकली जैसे अगर हम एक सेंटेंस दें, एक इसमें आर्किटेक्चर को अगर हम सेंटेंस दें, बेसिकली इसमें क्या होता है, एक एनकोडर और डिकोडर होता है. अगर हम एनकोडर क्या करता है, जो भी आप इनपुट देते हैं उसको एनकोड करके कुछ लेयर्स में उसको आउटपुट में डिकोडर क्या करता है, उसको आउटपुट दे देते हैं. अब इसमें जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं इसमें क्या होता है, ये जैसे एक आप इसको पूरा सेंटेंस देंगे, ये पूरे सेंटेंस को एक साथ रीड कर लेगा और अटेंशन मैकेनिज्म वाला केस क्या करेगा, इसमें केवल कुछ वर्ड पे ही अटेंशन देगा. अब अगर मैं जो पहले मैंने RNN की बात करी थी, RNN क्या करता था पहले, वो वर्ड टू वर्ड अगर उसको हम एक सेंटेंस देंगे तो वो एक वर्ड टू वर्ड हर चीज को एनकोड करने लग जाता था. जो बाद में क्या होता था, एक ग्रेडियंट वाला इसमें केस आता है. ग्रेडियंट वाले केस में क्या होता है कि मेमोरी लॉस हो जाती है. उसमें क्या होता था, आउटपुट में जब वो डिकोडिंग उसको डिकोडर डिकोड करता था तो क्या करता था कि लास्ट के जो सेंटेंस के जो वर्ड होते थे उनको ज़्यादा
डिफाइन कर पाता था, शुरू के वर्ड्स को ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाता था। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जब 2018 में ट्रांसफॉर्मर्स का इंट्रोड्यूस कराया, तो ट्रांसफॉर्मर में यही चीज़ सबसे जो मेन थी वो ये थी कि उन्होंने उस चीज़ को वो भूल नहीं रहा था। यहाँ पर जो ग्रेडियंट वाला केस आ रहा था यहाँ पर RNN में, बेसिकली उसको वहाँ पर वो भूल नहीं रहा था। अब ट्रांसफार्मर की दो स्पेशलिटीज़ तो यही है जो उसको RNN से, जो RNN एक और न्यूरल नेटवर्क है, ये इसको जो अच्छा बनाती है RNN से वो है कि एक जो मैंने बोली मैकेनिज्म वाली, एंड सेकेंड वन इज पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि बेसिकली ये पूरे टास्क को एक जैसे नॉर्मली क्या होता है कि इसको पैरेलल प्रोसेसिंग को मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक टास्क है, उसको अगर आप मल्टीपल लोगों को दे देंगे तो वो टास्क इजीली हैंडल हो जाएगा। तो वही पैरेलल प्रोसेसिंग इस ट्रांसफार्मर के आर्किटेक्चर के अंदर भी होती है, एनकोडर डिकोडर के अंदर। एनकोडर डिकोडर के अंदर क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग से एक जो टास्क है, जो RNN के अंदर ये पैरेलल प्रोसेसिंग अवेलेबल नहीं थी। वहाँ क्या होता था, वो हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करता था, जिससे कि वो टाइम भी ज़्यादा लेता था टेक्स्ट को जनरेट करने में, या NLP में जब वो टेक्स्ट जनरेशन करता था तो उसके आउटपुट में भी टाइम ज़्यादा लगाता था। लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग के जरिए वो क्या करने लगा कि टेक्स्ट को अच्छे से एक प्रिसाइज वे में आउटपुट में, डिकोडर में वो आउटपुट देने लगा। ट्रांसफार्मर के अंदर जो मैंने गेम चेंजर जो दो चीज़ बताई, एक पैरेलल प्रोसेसिंग और अटेंशन मैकेनिज्म, वही चीज़ यहाँ पर बेसिकली लिखी है, तो एक बार मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा। A game changer means a transformer emerged as a game changer in natural language processing, outperforming traditional recurrent neural networks on various tasks. जो बेसिकली जो मैंने दो टास्क के बारे में बात करी थी कि एक तो थी जो RNN होता है वो हर एक वर्ड को वहाँ पर एक्सप्लेन करने लग जाता है, हर एक वर्ड को क्या करता है, एनकोड करने लग जाता है डिकोडर के लिए। लेकिन जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो पूरे सेंटेंस को एक साथ एक्सप्लेन कर लेता है, और उससे वो एक्सप्लेन करके उसको डिकोडर के पास देता है, जिससे ये जो उसकी एबिलिटी है, ये इसको RNN से अलग बनाती है। And second one is attention is key. The core of the transformer architecture is the attention mechanism, allowing the model to focus on relevant parts of the input sequence. Means वो क्या करेगा, जो सेंटेंस है उसके मेन वर्ड पर ही फोकस करेगा, ना कि RNN क्या करता है कि पूरे के पूरे वर्ड पे, हर जो आप सेंटेंस देंगे उसके हर एक वर्ड पे फोकस देगा। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये एक मेन जो उसके सेंटेंस के वर्ड होंगे उन पे ही फोकस देगा। अटेंशन मैकेनिज्म एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, ये दोबारा आ गई, तो इसमें वही चीज़ें सेम। एंड एनकोडर डिकोडर स्ट्रक्चर में क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफॉर्म्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इन एनकोडर टू प्रोसेस इनपुट डेटा एंड डिकोडर जनरेट आउटपुट। जो भी इनपुट जाएगा वो एनकोडर के पास जाएगा लेयर्स के साथ, लेयर के फॉर्म में, और वही लेयर के फॉर्म में डेटा एक जगह पे इकट्ठा होके जो डिकोडर होगा उस स्टोरेज से उस जो एनकोडर्स की जो एनकोडिंग जो पार्ट आया था उसको डिकोड कर देगा। अब एक बेसिक सा कंपैरिजन दोबारा मैंने इसमें, क्योंकि मेन फोकस जो ट्रांसफार्मर और RNN में मेन जो है कि जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं वो यही है कि पहले से RNN का स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर यूज़ करा जाता था किसी भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, एक मशीन लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए पहले यूज़ करा जाता था RNN का। अब उसके बाद से ट्रांसफार्मर आए, ट्रांसफार्मर के बाद ही GPTs आए, तो इसलिए मैं बार बार RNN और ट्रांसफार्मर की ही एक्सप्लेनेशन को ले रहा हूँ कि इन दोनों को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोबारा मैं इस टॉपिक पे एक बार एनलाइटन करना चाहूँगा आपको। ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये पैरेलल प्रोसेसिंग पे, मैंने आपको समझा दिया कि पैरेलल प्रोसेसिंग पे कैसे वर्क करते हैं, अलाउइंग फॉर फास्टर ट्रेनिंग एंड इन्फेरेंस। इससे जो आउटपुट डेटा डिकोडर से आता है वो भी फास्ट आता है। वहीं अगर आप RNN में अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है, मैंने बोला कि एक वर्ड टू वर्ड अगर आप उसको सेंटेंस एक प्रोसेस करने के लिए दे रहे हैं तो वहाँ वो वर्ड टू वर्ड प्रोसेस करता है सेंटेंस को, तो मेकिंग देम स्लो फॉर लार्ज डेटा सेट। अगर आप क्या करेंगे, उसको एक एनकोडिंग के लिए लार्ज डेटा सेट दे देंगे तो वहाँ पर वो उसको टाइम लगाएगा डेटा सेट को एक्सप्लेन करने में। अब सेकंड पॉइंट इज सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म एनेबल कैप्चर ए रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, इंप्रूविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसफार्मर में एक और चीज होती है वो RNN के अंदर भी होती है। इसमें क्या होता है कि वो उसके अंदर जितने हम टेक्स्ट देते हैं, जितना वो टेक्स्ट तो जनरेट करेगा, टेक्स्ट देते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर वो एक रिलेशनशिप भी बनाता है वर्ड्स के बीच में, और उससे एक कॉन्टेक्स्ट भी बनाता है जिससे आउटपुट में हेल्प हो। Struggle with long range dependencies limited their ability to grasp context.
वही अदर साइड में अगर हम आरएनएन में देखें, आरएनएन स्ट्रगल करता है लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज मीन अगर आप इसको लार्ज डेटा सेट देते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम इसकी होती है कि ये क्या करता है कि अगर आप इसको बड़ा कोई टेक्स्ट देंगे, आप बड़ा डेटा सेट देंगे, तो ये उस डेटा सेट में शुरू के डेटा सेट की मेमोरी को ये थोड़ा बहुत इसके धुंधली हो जाती है मेमोरी, वो मेमोरी इसके डेटा से चली नहीं जाती है, वो मेमोरी असल में ये भूल जैसी जाता है, और ये लास्ट के जो डेटा सेट में पार्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करता है। अब लेकिन ट्रांसफॉर्मर होता है वो पूरे के पूरे रिलेशनशिप्स को कैप्चर करता है, जितने भी आप उसके अंदर टेक्स्ट देंगे, जितने भी वर्ड्स देंगे। थर्ड पॉइंट इज इफेक्टिव फॉर लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी ओवरकमिंग लिमिटेशन ऑफ आरएनएन्स। ऑब्वियसली ये इसके ओवरकम करने के लिए ही ट्रांसफॉर्मर आए थे, तो और इसने उस रोल को अभी तक ही निभा भी रहा है। Prone to vanishing gradient problems, hindering learning from long sequences। ये जो gradient problem है इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन और करूंगा कि gradient problem में क्या होता है, क्योंकि gradient problem में क्या होता है कि वो पूरे टेक्स्ट को जब लार्ज डेटा सेट देते हैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एक थोड़ा सा इसके आर्किटेक्चर को देखते हैं कि ये दोनों बेसिकली क्या है, ट्रांसफार्मर और जो आरएनएन है ये दोनों है एक आर्किटेक्चर है, ये दोनों अभी मॉडल नहीं है। मॉडल जो होता है वो इनके आर्किटेक्चर के या इनके एल्गोरिदम के बेसिस पे बनता है, ये इनके फंडामेंटल होते हैं, तो ये भी मॉडल नहीं है, ये है सब आर्किटेक्चर। तो पहले थोड़ा सा आरएनएन का आर्किटेक्चर हम देखते हैं। आरएनएन प्रोसेस सीक्वेंशियल डेटा स्टेप बाय स्टेप रिलाइंग ऑन हिडन स्टेट्स टू मेंटेन मेमोरी। अब ये जो जब हम मशीन को लैंग्वेज की प्रोसेसिंग कराते हैं तो लैंग्वेज की प्रोसेसिंग जो होती है वो होती है सीक्वेंस के फॉर्म में। अब सीक्वेंस लर्निंग कैसे होती है, जैसे आप उसको एक टेक्स्ट देंगे तो या तो आरएनएन क्या करेगा, वर्ड टू वर्ड एनकोडिंग करना स्टार्ट कर देगा, हर एक वर्ड के लिए हर एक वर्ड को एनकोड करेगा, फिर डिकोड को वहां से वो उसको ट्रांसफर कर देगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वो वर्ड टू वर्ड उसको डिकोड एनकोड करने के बजाय वो पूरा का पूरा एक बार में ही सेंटेंस को एनकोड कर देता है। तो यहाँ से इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर में डिफरेंस आता है। तो RNN process sequential data step by step relying on hidden states to maintain memory. This sequential nature can be slow for long sequence and struggle with long range dependencies। जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर एक gradient problem आती है, जो ये क्या करता है लास्ट के अगर आपके बड़ा आपने कोई डेटा सेट दे रखा है तो उसमें लास्ट के जो पार्ट होता है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाता है, शुरू के डेटा सेट के पार्ट को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और जो इस आर्किटेक्चर के बेसिस पे जो मॉडल्स बने होते हैं वो हैं LSTM which stands for long short term memory and GRU gated recurrent units are popular RNN architectures that address the vanishing gradient issue। अब जो ये आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर के बेसिस पे जो मॉडल्स बने हैं वो हैं LSTM और GRU इसके एग्जाम्पल हैं। इनमें इनको इस तरीके से सेट करा जाता है कि इसमें जो ग्रेडियंट इश्यू आए वो थोड़ा सा कम आए। वहीं अगर हम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में जाएं तो ट्रांसफॉर्मर जो आर्किटेक्चर होता है ये लेवरेज अटेंशन मैकेनिज्म, जो अटेंशन मैकेनिज्म मैं पहले बता चुका हूं, अलाउइंग देम टू प्रोसेस द एंटायर सीक्वेंस इन पैरेलल। अब पैरेलल प्रोसेसिंग वाला प्रोसेस में बता चुका हूं, पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होगा कि ये जो एनकोडिंग लेयर में जो टास्क होता है उसको एक एक वर्ड से एनकोडिंग करने के बजाय ये पूरा का पूरा क्या करता है, टास्क को पैरेलल वे में करता है, यानी कि बार बार उसको इटरेट करता है सेम चीज को। अब सेम चीज को जब आप बार बार करेंगे तो उसकी एक मेमोरी उसके अंदर बन जाती है जिससे वो भूलता नहीं है। वही चीज आरएनएन में क्या होता है कि वो एक वर्ड को पहले एक्सप्लेन करता है, फिर वो दूसरे वर्ड को एक्सप्लेन करता है, तीसरे वर्ड को एक्सप्लेन करता है, तब तक वो पहले वर्ड की नॉलेज भूल जाता है। जो ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आरएनएन में आ जाती है उसी को ओवरकम करता है ट्रांसफॉर्मर। This parallel processing make them faster and enables them to handle long range dependency efficiently। इसके जो पॉपुलर ट्रांसफॉर्मर के जो मॉडल्स हैं वो यहाँ पर हैं। BERT, GPT, T5 are popular transformer models that have revolutionized NLP। अब ट्रांसफार्मर अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि ये आर्किटेक्चर है, यानी ये किसी का एक बेस बनाएगा। इस आर्किटेक्चर के बेसिस पे क्या होगा, कुछ मॉडल्स बनेंगे। जो मॉडल्स थे मेनली जो मैं बात करना चाहूँगा आज जीपीटी के बारे में बात करूँगा। जो जीपीटी है इस आर्किटेक्चर के बेसिस पे मॉडल बना है। कौन सा, ट्रांसफार्मर के बेसिस के आर्किटेक्चर पे जीपीटी का बर्थ हुआ है। अब जीपीटी जो फर्स्ट ट्रांसफार्मर को इंट्रोड्यूस कराया था 2018 में, तभी से जीपीटी पे भी वर्क होना स्टार्ट हुआ, तभी फर्स्ट जीपीटी भी लॉन्च हुआ इन 2018। सबसे पहले इसने क्या करा, डिमॉन्स्ट्रेट इंप्रेसिव टेक्स्ट जनरेशन एबिलिटीज। तो इसने बहुत अच्छे से टेक्स्ट को जनरेट करा।
अब तब से ये एक रिवॉल्यूशनरी की तरह काम हुआ कि अच्छे से इसने जब टेक्स्ट को जनरेट करा। अब क्या होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है उन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आता है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन फीडबैक। ह्यूमन फीडबैक जितना अच्छा होगा टेक्नोलॉजी में उतना ही इंप्रूवमेंट होगा। तो आपका पहले GPT-1 लॉन्च हुआ, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया तो GPT-2 लॉन्च हुआ। GPT-2 ने क्या शो किया, उसने शो किया सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन जनरेटिंग कोहेरेंट एंड इंगेजिंग टेक्स्ट। उसने टेक्स्ट को और ज्यादा इंगेजिंग बनाया और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया GPT-2 ने। और जब GPT-3 लॉन्च हुआ इन 2020 इट मेड अ ब्रेक थ्रू विद इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म वेरियस लैंग्वेज टास्क, यानी अलग अलग लैंग्वेज में भी वो टास्क को कंप्लीट करने लग गया। तो ये अभी तक की GPT अब 4 भी लॉन्च हो चुका है और ये GPT में इस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ। अब हाउ GPT वर्क्स, GPT देखो एक मॉडल है। अब मॉडल को लर्न कराना होता है तो उसकी जो मॉडल की लर्निंग होती है वो बेसिकली या तो सुपरवाइज होती है या अनसुपरवाइज या सेमी सुपरवाइज। तो जो GPT जो मॉडल है, अब अभी तक हम आर्किटेक्चर के बारे में तो उसकी बात कर चुके हैं कि जो GPT जो आर्किटेक्चर पे बना होता है, जो इसका लास्ट में GPT में T होता है ट्रांसफॉर्मर, यानी ये यहाँ शो करता है कि जो इसके अंदर आर्किटेक्चर यूज हो रहा है ट्रांसफॉर्मर का यूज हो रहा है। अब यहाँ पर GPT के आर्किटेक्चर हमने देखे, लेकिन अब जो GPT का मॉडल है, जो GPT एक मॉडल है, इस मॉडल को जो ट्रेन किया गया है वो जो एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग की वो है अनसुपरवाइज लर्निंग पे इसको ट्रेन किया गया है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है वास्ट टेक्स्ट डेटा, जो कि अभी तक हमको पता है कि जो GPT जो बने हैं मॉडल को ट्रेन किया है बहुत सारे वास्ट अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट डेटा में ट्रेन करा गया है, अलाउइंग देम टू लर्न पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप विद इन द लैंग्वेज। अब इसको बहुत सारे डेटा पे क्या कह रहा है ट्रेन करा है। साथ ही साथ ये करता है कि इस मॉडल को इस तरीके से भी ट्रेन किया गया है कि ये जो आप इसको टेक्स्ट देते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है। रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के साथ साथ जब आप वो ये क्या करता है उसको मेमोरी में रख लेता है और दोबारा अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा पूछा जाता है तो इसको हेल्प होती है उस टाइप की रिलेशनशिप को दोबारा बताने में। अब दूसरा चीज है अनसुपरवाइज लर्निंग, जो मैंने बताया कि द ट्रेनिंग प्रोसेस इज अनसुपरवाइज, मीनिंग द मॉडल लर्न्स फ्रॉम द डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट लेबल्स और इंस्ट्रक्शंस, जो कि हमको अनसुपरवाइज लर्निंग का पता है कि इसमें जो लर्निंग होती है इसमें जो डेटा होता है वो अनलेबल्ड डेटा होता है। एंड लास्ट इज प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। ऑब्वियसली जो मॉडल्स होते हैं वो प्रिडिक्शन करने के लिए बने होते हैं, तो ये भी एक प्रिडिक्टिव मॉडल है। एंड GPT मॉडल्स प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड इन अ सीक्वेंस एनेबलिंग देम टू जनरेट कोहेरेंट एंड कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट टेक्स्ट। यानी कि यहाँ पर ये साथ साथ क्या करता है, ये जो GPT है ये क्या करता है नए नए वर्ड को क्या करता है नए सीक्वेंस में जो वर्ड आने हैं उनको क्या करता है प्रिडिक्ट भी करता है, क्योंकि इट इज अ प्रिडिक्टिव मॉडल। ओके, अब GPT की कैपेबिलिटीज क्या क्या है वो ऑलरेडी हम लोग को पता है। हम डेली लाइफ में GPTs को अपने वर्क के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज, अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट जनरेशन में ये बहुत हेल्पफुल होता है। GPT मॉडल एक्सेल इन टेक्स्ट जनरेशन, क्रिएटिंग क्रिएटिव स्टोरीज, पोएम्स एंड आर्टिकल, इस टेक्स्ट वाले वर्क के लिए हमारे इस तरीके से हेल्पफुल होता है। ट्रांसलेशन, GPT मॉडल्स कैन ट्रांसलेट लैंग्वेज, ब्रेकिंग डाउन कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक है, जो GPT मॉडल्स होते हैं GPT मॉडल्स जो होते हैं ट्रांसलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कैन ट्रांसलेट लैंग्वेजेस, ब्रेकिंग डाउन कम्युनिकेशन बैरियर्स, यानी कि GPT में आप कोई भी लैंग्वेज में आप अपने सेंटेंस आप अगर उसको दे रहे हैं तो आप कोई भी लैंग्वेज में आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। थर्ड वन इज समराइजेशन। समराइजेशन के लिए GPT बहुत हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है, एक अगर आप इसको एक न्यूज़ का आर्टिकल दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसको एक कम वर्ड्स में उसको उसकी एक समरी आए, तो उस वर्क के लिए भी समराइजेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोड जनरेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। GPT मॉडल्स कैन जनरेट कोड इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, असिस्टिंग डेवलपर्स इन राइटिंग एफिशिएंट कोड। अब कभी आप अगर देखेंगे कि डेवलपर को अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है काम करने के लिए, अब बड़े प्रोजेक्ट में वो उसका अगर सारा पार्ट कोडिंग पार्ट खुद करने लग गया तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अगर उसको इस जगह पे एक असिस्टेंट की जरूरत होगी, अब असिस्टेंट की नीड होगी तो असिस्टेंट की नीड को पूरा करेगा GPT, वो उसको सारे कोड प्रोवाइड कराएगा ताकि उसको सारे के सारे कोड स्क्रैच से नहीं लिखने पड़े। नेक्स्ट अब जो GPT है, इस GPT का इफेक्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कैसे होता है,
ये जो GPT है ये लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में हमको हेल्पफुल होती है। जो GPT मॉडल्स होते हैं हैव सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एनेबलिंग मशीन्स टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज टेक्स्ट। ये GPT ऑलरेडी क्या होता है कि बहुत सारे वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन करे गए हैं, तो इसको लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप इसको कोई भी लैंग्वेज में अगर आप डेटा देते हैं तो उसको ये उसका अगर आपको एक अच्छा आउटपुट आपको देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड है उस डेटा पे। और कॉन्वर्सेशनल एआई, जीपीटी मॉडल्स आर पावरिंग चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट। अब जीपीटी का जो यूज है एज आप चैट जीपीटी के फॉर्म में भी आप यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर आप एक चैटबॉट की तरह उसको यूज करते हैं। वहां पर आप उसको मॉडल की तरह यूज नहीं कर रहे हैं जीपीटी को, आप वहां पर चैट जीपीटी में एज अ कैसे यूज करते हैं, उसको एक एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज करते हैं, एज अ चैट जीपीटी के फॉर्म में यूज करते हैं। और इट क्रिएटिंग मोर इंगेजिंग एंड ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन। और जो चैट जीपीटी ऑब्वियसली आप लोग को पता है, इसके जो इंटरेक्शन है, आप इससे जब बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक आप एक ह्यूमन से बात कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट हैज रिटन हियर कि दैट इंटरेक्शन इज ह्यूमन लाइक। एंड थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। अब जीपीटी का जो चैट जीपीटी अगर मैं एग्जांपल लूँ, चैट जीपीटी का यूज आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको साइंस मैथ्स इन चीज़ की स्टडी करनी है तो आप वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। आपको अगर कोई और फील्ड की, अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड की पढ़ाई करनी है, एस्ट्रोनॉमी की अगर आपको फील्ड की पढ़ाई करनी है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको जो स्टडी की है वो आप यहाँ से ला सकते हैं, आप इससे पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उससे लाएगा और वो इंफॉर्मेशन वो सही भी मानी जाएगी, क्योंकि अगर आप उससे रेफरेंस पाएंगे तो वो रेफरेंस सही जगह से लाया होगा उन चीज का। लास्ट वन इज सेंटिमेंटल एनालिसिस। जीपीटी मॉडल्स कैन एनालाइज टेक्स्ट टू डिटरमाइन द सेंटीमेंट और इमोशन एक्सप्रेस्ड, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू कस्टमर ओपिनियन। अब देखिए बहुत केस में क्या होता है, कस्टमर का जो ओपिनियन हमको जानना होता है, तो कस्टमर का ओपिनियन यानी हम जैसे रेटिंग के फॉर्म में देखते हैं कि कई अगर हम कैफेज में देखें कि कोई उससे आपका कोई प्रोडक्ट है, उससे आप इनसाइट निकालना चाहते हैं कि प्रोडक्ट की जो इनसाइट है उसके मतलब लोगों ने उसको कैसे रेटिंग कर रखी है, तो उस केस में भी सेंटिमेंटल एनालिसिस में भी आप इस जीपीटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इस एरिया में भी। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जीपीटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है जीपीटी 1 से। जीपीटी 4 इसमें लास्ट है, द लेटेस्ट इटरेशन ऑफ जीपीटी 4 इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन इवन मोर एडवांस्ड कैपेबिलिटीज। अब जीपीटी देखो, अभी तक मैंने इसके एक इसके अच्छे वे में उसकी मतलब जीपीटी की बात करी, एक फेयर वे में उसकी बात करी, बट जीपीटी के क्या है, चैलेंजेस भी जीपीटी के साथ बहुत हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एंड जीपीटी के साथ चैलेंजेस भी बहुत हैं, जिसमें सबसे पहला है बायस एंड फेयरनेस। जीपीटी मॉडल्स कैन रिफ्लेक्ट बायसेस प्रेजेंट इन दी ट्रेनिंग डेटा लीडिंग। अब देखो क्या होगा कि अगर आपके पास डेटा ही गलत होगा, तो डेटा गलत होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन भी गलत वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो उस केस में यहाँ पर ये बायस एंड फेयरनेस वाला केस आ जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स। अब कोई पर्सन अगर उसको इंफॉर्मेटिव एक अच्छे फॉर्म में यूज कर रहा है जीपीटी को, तो उस केस में तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन के फॉर्म में उसको यूज कर रहा है तो वहां पर वो मिस इन्फॉर्मेशन की तरह भी उसका यूज हो सकता है और डीप फेक की तरह। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी नॉलेज उससे गेन करना चाहते हैं। अगर आप उससे अच्छे वे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो वो बढ़िया माना जाएगा। अगर वैसे नॉर्मली अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में करेंगे तो फिर वो इस तरीके से हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज जॉब डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मली जीपीटी का यूज आप क्या कर सकते हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब जहां पर भी ट्रांसलेटर की जहां पर यूज होती थी, कोई पर्सन ट्रांसलेशन करता था या कोई पर्सन राइटिंग करता था, तो उसकी जगह पे अब चैट जीपीटी क्या है, देखो बहुत सारे डेटा पे ट्रेंड है। अब बहुत सारे डेटा पे ट्रेंड है तो जीपीटी क्या करेगा, अगर आप उससे कुछ चीज राइटिंग करवाने के लिए यानी ब्लॉग लिखवाने के लिए कहें और इफ तुम उनसे कहो जीपीटी से कि कुछ ट्रांसलेशन करने के लिए, तो वो बहुत इफेक्टिव वे में करेगा एज अ पर्सन और कम टाइम पे करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे डेटा पे ट्रेंड है। तो इस केस में जॉब डिस्प्लेसमेंट वाला केस राइटिंग एंड ट्रांसलेशन वाली जगह पे हो सकता है। द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ जीपीटी मॉडल्स कुड लीड टू जॉब डिस्प्लेसमेंट इन फील्ड्स लाइक राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड जीपीटी। जीपीटी का तो आपने यूज देख लिया कि चैट जीपीटीज वगैरह में इसका यूज होता है, और जीपीटी का यूज या ट्रांसफॉर्मर का यूज जो होता है कि जीपीटी के अलावा ट्रांसफॉर्मर का यूज और फील्ड में भी हो सकता है। एंड लाइक गेमिंग, एआई गेमिंग के फील्ड, एआई की फील्ड में, गेमिंग के फील्ड में, वहाँ पर भी इस जीपीटी का मॉडल का यूज हो सकता है।
अगर मैं खाली ट्रांसफॉर्मर जीपीटी की बात करूं तो इसका यूज चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट के फॉर्म में यूज हो सकता है. जीपीटी मॉडल्स आर एनहांसिंग चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स प्रोवाइडिंग मोर नेचुरल एंड पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन. वो ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं कि जो चैट जीपीटी होगा वो उस वे में आपसे बातचीत करेगा जैसे आप एक ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हैं. सेकेंड वन इज लैंग्वेज ट्रांसलेशन की तरह इसका एप्लीकेशन यूज आप कर सकते हैं. जीपीटी मॉडल्स आर ब्रेकिंग डाउन लैंग्वेज बैरियर्स एनेबलिंग रियल टाइम ट्रांसलेशन अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस. यानी अगर आप कहीं पर भी प्रेजेंट हैं, आपको कोई लैंग्वेज में कुछ चीज़ को ट्रांसलेट करना है तो आप चैट जीपीटी में जाके जीपीटी में उस चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं. कोड जनरेशन. जीपीटी मॉड्यूल्स आर असिस्टिंग डेवलपर्स इन राइटिंग कोड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. अब ये डेवलपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि उसको क्या होता है कि स्क्रैच से कोड लिखने के लिए कोड नहीं लिखना होता है, उसको ऑलरेडी कोड यहाँ से प्रोवाइड हो जाता है, तो उसको जो भी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है वो उसको और अच्छे से इफिशिएंट वे में कर सकता है और उसको प्रोडक्टिव बना सकता है. अब जो ट्रांसफार्मर है, अगर मैं खाली ट्रांसफार्मर की बात करूँ, मैं जीपीटी की बात नहीं करूँ क्योंकि ट्रांसफार्मर एक आर्किटेक्चर है. उस आर्किटेक्चर को आप अलग अलग डोमेन में अलग अलग फील्ड में यूज़ कर सकते हैं. आप उसको रिसर्च के फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, आप उसको गेमिंग के फील्ड में यूज़ कर सकते हैं. और ये उसके अलावा कुछ फील्ड्स हैं लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ट्रांसफॉर्मर्स एक्सेल इन टास्क लाइक मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट समराइजेशन एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस. यानी कि ट्रांसफॉर्मर का जो आर्किटेक्चर है वो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए भी बना है. मशीन को ट्रांसलेशन के लिए, टेक्स्ट समराइजेशन के लिए, सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए. साथ ही साथ ये जो ट्रांसफॉर्मर्स है इसका यूज़ कंप्यूटर विजन के लिए भी किया जा सकता है. कंप्यूटर विजन मीन्स कि आप इससे इमेज रिकॉग्निशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इमेज जनरेशन, इस चीज़ के लिए भी आप कंप्यूटर विजन के अंदर आप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज ऑडियो प्रोसेसिंग. ट्रांसफॉर्मर्स पावर स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच सिंथेसिस एंड इवन म्यूजिक जनरेशन. यानी इन स्पीच वाले केसेस में भी ट्रांसफॉर्मर्स वाले आर्किटेक्चर का आप यूज़ कर सकते हैं. द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज एआई एंड ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्शंस कंटिन्यूड. अब इसमें जीपीटीज में क्या हो रहा है कि जैसे अभी आपने देखा 2018 से चैट जीपीटी 1 से जीपीटी अभी तक 4 आ चुका है, लॉन्च हो चुका है. तो इसमें कंटिन्यूस एडवांसमेंट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन फीडबैक. साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज इंटीग्रेशन भी हो रहे हैं. लैंग्वेज एआई विल बी इंटीग्रेटेड इनटू मोर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ केयर. यानी इंटीग्रेशन मीन्स होता है कि इसका बहुत सारे फील्ड में जीपीटीज का यूज भी हो रहा है. उनसे ये मतलब उसके संग सिमिलर स्टडी के फॉर्म में आप यूज कर पाते हैं. आप जैसे मैंने बोला था कि आपको अगर एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में बात करनी है, साइंस की फील्ड में आपको लर्न करना है, मैथ्स की फील्ड में आपको लर्निंग करनी है, तो हर चीज में आप इसको इंटीग्रेट लेके चल सकते हैं. एंड थर्ड वन इज मल्टी मॉडल एआई. फ्यूचर लैंग्वेज एआई मॉडल्स विल हैंडल नॉट ओनली टेक्स्ट बट ऑल्सो इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो. यानी कि मॉडल धीरे धीरे क्या है कि वैसे करने लग गए हैं. जो आपके एआई मॉडल्स होंगे, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो को भी टेक्स्ट के साथ साथ इन चीज़ों को भी हैंडल करने में हेल्पफुल होंगे. एंड दैट्स ऑल फॉर माय टॉपिक. ओके, एनी क्वेश्चंस? So guys, Abhishek is open for question. Please ask him. So you tell that the transformer are used in many more things like gaming, AI. So can you give me some examples of where we use this? एग्जाम्पल तो मैं नहीं दे पाऊँगा, बट मैं इसका जो आर्किटेक्चर है ना, वहाँ जो उनका डेवलपमेंट होता है, उन डेवलपमेंट के लिए वहाँ इसका यूज़ हो सकता है. मैं इतना बता पाऊँगा कि इसका जो आर्किटेक्चर है इन फील्ड्स में आप यूज़ कर सकते हैं. इस फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं. So if I tell that what is transformer in a single line, what do you say? तो ट्रांसफॉर्मर अगर एक सिंगल लाइन में बोल रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मर किसी चीज़ को सीक्वेंस टू सीक्वेंस में ट्रांसफॉर्म कर देता है. एक लाइन में ये आंसर मैं दूंगा. सीक्वेंस से हेल्प मी, ये मेरे को कहाँ हेल्प कर रहा है? ये आपको ट्रांसफॉर्मर आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्मर का जो आर्किटेक्चर से बना है जीपीटी, वो आपको हेल्प करेगा. ठीक है, क्योंकि जीपीटी में आप क्या करेंगे, आप कुछ भी उसको ट्रांसफॉर्मर से जीपीटी. हाँ, ट्रांसफॉर्मर से जीपीटी बना है. अब ट्रांसफॉर्मर से पहले जो आर्किटेक्चर यूज़ होते थे ये नेचुरल एनएलपी के लिए, इसको मशीन को एनएलपी या लैंग्वेज रिकॉग्निशन के लिए पहले आरएनएन के आर्किटेक्चर यूज़ होते थे. वो थोड़े बहुत से स्लो थे. मैंने आरएनएन में बोला ना कि आरएनएन क्या करता है कि वहाँ पर एक ग्रेडियंट इशू आता है. वो क्या करता है कि अगर आप उसको कुछ सेंटेंस देते हैं कुछ ट्रांसलेट करने के लिए, या आप कुछ बड़ा आप समरी लिखने के लिए कहते हैं, वो समरी उतनी प्रिसाइज नहीं लिख पाएगा, इन्फॉर्मेटिव. लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं ये क्या करेगा, इसमें एक दो चीज़ मैंने आपको बताई. एक तो था प्रोसेसिंग वाला, पैरेलल प्रोसेसिंग, और एक मैकेनिज्म वाला मैंने बताया था. तो वो दो केस से क्या होता है कि इसमें जो आरएनएन की जो ड्रॉबैक्स थे वो हट जाते हैं यहाँ पर आके,
और ये आपको अब आपको पता है चैट जीपीटी आपको समराइज़ कितना हेल्पफुल कर देता है किसी भी चीज़ को समराइज़ करने में, और टेक्स्ट लिखने में, इवन कोड लिखने में भी कितना हेल्पफुल होता है। तो ट्रांसफॉर्मर वहाँ पर हेल्प कर देता है इसे चैट जीपीटी। एनीवन? ठीक है। So guys, have a huge round of applause on the wonderful presentation